लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और उसके रूट Z1 Z2 दे रखे हैं। Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 2 Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह से दे रखा है। और Z1 Z2 में आपको कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है। सिंपल सा बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से हम लिख सकते हैं रोटेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ। देखिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो फाइनली हम लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेटिक की तरह डेवलप कर लेना है कुछ चीज़ों को। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो गिवन इक्वेशन हम लोगों के पास है Z1 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2, ठीक है, प्लस 2 Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, कुछ इस तरह की इक्वेशन दे रखी है। अगर मैं Z2 क्वांटिटी से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास Z1/Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2, और ये क्या हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0, इस तरह की कुछ क्वांटिटी। अगर मैं इसमें धराचार्य फॉर्मूला लगा देता हूँ तो Z1/Z2 की वैल्यूज मुझे ऑब्टेन होगी। तो Z1/Z2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यूज होगी 4 माइनस 4ac 8/2a, और ये क्वांटिटी होगी 2 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो ये वाली क्वांटिटी क्या आ रही है, -4 आ रही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा, और ये वाली क्वांटिटी 2। इसका मतलब हम अगर देखें तो Z1/Z2 की वैल्यूज क्या हो गई, 1 प्लस माइनस आयोटा। आपको पता है कि आप प्लस से कंसिडर करोगे या माइनस से कंसिडर करोगे ट्राइंगल का, ठीक है, जो फॉर्म है वो वही आएगा, ठीक है, बस पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। तो मैंने ले लिया लेट Z1/Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ऐसा लिख लें। अगर मैं Z1/Z2 1 प्लस आयोटा की बात करता हूँ तो मुझे पता है मॉडुलस में अगर मैं रिलेशन निकालूंगा तो मॉडुलस ऑफ Z1/Z2 की वैल्यूज आ रही है √2। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 जो होगा वो √2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ Z2 होगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आ गया। अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूँ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2, ठीक है, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा मतलब क्या हो गया, π/4 हो गया। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 कितना हो गया, π/4, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जब हम लोग इस तरह से फॉर्म में लिखते हैं तो जो न्यूमरेटर में आ रहा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब Z2 को रोटेट किया है, ठीक है, Z1 को लाने के लिए। तो अगर मैं एक ट्राइंगल सा कंसिडर करता हूँ, क्योंकि अब वो ट्राइंगल की बात कर रहा है जिसके वर्टिसेस Z1 Z2 है और एक ओरिजिन दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल की बात करूंगा तो क्या मैं इस तरह का ट्राइंगल कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये मैंने एक ट्राइंगल कंसिडर किया, एक ट्राइंगल मैंने कंसिडर किया, ओके। यहाँ पर मैंने ओरिजिन ले लिया, ठीक है। ये एंगल जो है, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में मैंने π/4 बना लिया। जो हेड है वो कहाँ पे खत्म होगा, जिसका आर्गुमेंट ज़्यादा है। इसका मतलब इस वाली क्वांटिटी को Z1 ले लेता हूँ और इस वाली क्वांटिटी को Z2 ले लेता हूँ। लेकिन आपको पता है ओरिजिन से जो Z1 की डिस्टेंस होती है वो मैग्नी मॉडुलस को रिप्रेजेंट करती है, कि मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये हम लोगों को पता है कि जो मॉडुलस ऑफ Z1 है वो √2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ Z2 है। तो ये वाली क्वांटिटी हम लोगों की Z2 थी, इस लेंथ को थोड़ी देर के लिए मैंने L कंसिडर कर लिया। तो ये वाली जो लेंथ होगी ये √2L होगी, √2L। अगर मुझे इस लेंथ के बारे में पता चल जाएगा तो मेरा काम आराम से बन जाएगा। तो अगर मैं इस लेंथ को D ले लेता हूँ और एक कोसाइन फॉर्मूला लगाता हूँ, तो आप सब लोगों को पता है cos π/4, ठीक है, L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाली क्वांटिटी क्या होगी 2L और √2L, ऐसा कुछ होगा। cos π/4 की वैल्यू √2 होती है, √2 से √2 कैंसिलेशन होगा, और फाइनली ये वाली क्वांटिटी क्या होगी 2L स्क्वायर L स्क्वायर 2L स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ से D की वैल्यूज हम लोगों को क्या ऑप्टेन हो गई, L। अब D मेरे पास क्या हो गया, L ऑप्टेन हो गया। अब मुझे पता है ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो इन पे बनने वाला एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, π/4, और अगर ये π/4 होगा तो ये एंगल कितना होगा, 90। यस और नो। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो ये किस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, ये बन रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन।